नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 8 नवंबर 2015 में मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पार्ट 1 जो सामान्य ज्ञान का विषय था, जो सामान्य ज्ञान जीएस के पेपर पे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोगों का टॉपिक होगा ग्रामीण क्षेत्रों से या ग्राम विकास से संबंधित जो प्रश्न आए थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार फिर मैं आज के क्लास को पिछले क्लास से कोरिलेट करना चाहूँगा कि पिछले क्लास में हम लोग चकबंदी लेखपाल राजस्व लेखपाल पे चर्चा कर चुके हैं, दोनों के पाठ्यक्रम पे चर्चा कर चुके हैं। जो नए लोग हैं वो जाकर के इससे पहले का वीडियो देख लें। पार्ट 1 जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र रहा उस पर हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग चर्चा कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित बिंदु पर। एक बार फिर मैं रिवाइज कर दूं कि चकबंदी लेखपाल हो या राजस्व लेखपाल हो, दोनों के जो विषय हैं सिलेबस में सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य विकास, ये 4 विषय रखे गए हैं। 4 विषय से चकबंदी लेखपाल में प्रश्नों की संख्या प्रत्येक विषय से 40-40 होगी और राजस्व लेखपाल में प्रश्नों की संख्या 25-25 होगी। बस यही एक मूलभूत अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। तो अब हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। बिगेन। पहला प्रश्न हमारा है कि और देखिए ग्रामीण समाज से जुड़ा हुआ प्रश्न है और पहला प्रश्न ही है कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। ये एक वाक्य है, एक कथन है और कथन कितना सारगर्भित है कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि प्रतीक्षा नहीं कर सकती। ये प्रश्न तो ठीक है। अब यहां ये पूछ दिया कि ये किसने कहा। ऑप्शन हम लोग देख लें, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, सिकंदर वक्त, लाल बहादुर शास्त्री। ये किसने कहा? चूंकि ये नाम दिया गया है, पहले प्रश्न को ही हम कमेंट में आपसे जानना चाहेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि और सभी कुछ तो प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन कृषि प्रतीक्षा नहीं कर सकती। और यह बात उन्होंने तब कही जब बंगाल में अकाल पड़ा था और बंगाल में अकाल पड़ने के संदर्भ में इन्होंने ये बात कही। और अकाल जब पड़ा तो अन्न का संकट हुआ और उससे भूखमरी व्यापक स्तर पर हुई और इस चीज को लेकर के उन्होंने खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में आगाह करते हुए ये कहा कि और सभी कुछ तो प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन कृषि नहीं कर सकता। अफसोस इस बात का है कि यूनिसेफ ने एक जो रिपोर्ट दिया है उसमें यह कहा है कि भारत में सबसे ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार बच्चे भारत में पाए जाते हैं। यह यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है। दूसरा, भारत, अब प्रश्न संख्या 2 ग्रामीण समाज से। आंसर के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ऑप्शन मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन और ऑप्शन मैं बता रहा हूं, आंसर इसका मैं नहीं बताऊंगा। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर रिवॉल्यूशन। देखिए कितना बढ़िया, इसको रजत क्रांति पढ़िएगा। सिल्वर रिवॉल्यूशन देखने पर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यहां एक चीज और है, चांदी का उत्खनन। तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है तो सिल्वर है तो चांदी का अर्थ सिल्वर ही हुआ। तो इसका मतलब यह है कि चांदी का उत्खनन, दूसरा अंडा और चिकन का उत्पादन, तीसरा कपास का उत्पादन और चौथा स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न है भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति का तात्पर्य, कई लोग तो चांदी का उत्खनन से जोड़ देंगे। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मैंने काफी समय दिया है आपको। अब आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर बी, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता स्वामीनाथन हैं और हरित क्रांति खाद्य अनाज, गेहूं, चावल के क्षेत्र में आई। लेकिन भारत में रजत क्रांति जो शुरू हुई, यह रजत क्रांति अंडा और चिकन से संबंधित है। ऑप्शन बी, अंडा और चिकन से संबंधित है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति अन्न उत्पादन से संबंधित है, गेहूं और चावल से। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन रहे? तो MS स्वामीनाथन रहे। और भारत में चांदी फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। ये 3 क्रांतियों के विषय में हम लोग इसके व्याख्या में जाने। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि केसर के कलय का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। केसर हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं ना, बहुउद्देशीय चीज है केसर, काफी महंगा भी मिलता है। तो केसर के कलय का जो पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर के पौधे का कौन सा भाग है? यहां उत्तर दिया है पत्ती, वाह्यदल, पंखुड़ी और वर्तिका। या तो पत्ती है या वाह्यदल यानी फूल। फूल में कैटेगरी कर दिया कि वाह्यदल है कि पंखुड़ी है कि वर्तिकाग्र है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं
कि आंसर डी, केसर के फूल के अंदर पाई जाने वाली पतली, यदि इस तरीके से केसर के फूल यदि ऐसे हैं और ये इस तरीके से केसर के फूल है, तो इसके अंदर जो ये पतली वर्तिकाग्र पाई जाती है फूल के अंदर, जैसे गुड़हल के फूल में आपने देखा होगा कि वर्तिकाग्र पाई जाती है, तो इसी वर्तिकाग्र को हम इस रूप में समझते हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही है। देखिए अब सीधे सीधे ये बागवानी की बात कर रहा है, मसालों की खेती की बात कर रहा है। ग्रामीण समाज के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं? ग्रामीण समाज का आधार, आर्थिक आधार तो कृषि ही है, तो उससे जुड़ी हुई जो विविधताएं हैं उससे सीधा सा प्रश्न पूछ रहा है। बहुत कठिन नहीं है एग्जाम, बस हमें जानना है कि हमें तैयारी कैसे करनी है और क्वेश्चन का नेचर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? महाजनी प्रथा के विषय में तो आप लोग जानते हैं, महाजन साहूकार शब्द का प्रयोग ग्रामीण भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में अक्सर होता है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो जान रहे हैं, तो मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि महाजनी प्रथा का सबसे पहला उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? इसका मतलब कि महाजनी प्रथा नई नहीं है, यह पुरानी है। ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण और महाभारत। तो चूंकि रामायण और महाभारत भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, लेकिन ये शतपथ ब्राह्मण और उपनिषद इससे भी प्राचीन है, अति प्राचीन है। तो इसमें आंसर हमारा होगा कि शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण किसका भाग है? तो यह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, वह सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसके लेखक कौन है? शतपथ ब्राह्मण के लेखक कौन है? ऋषि याज्ञवल्क्य ने इसको लिखा था, ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे सीधे कृषि पर आ जाइए, खेती पर, ग्रामीण समाज से जुड़े हैं, खेती पर आ जाइए। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? यदि आप थोड़ा सा फल फूल और खेती किसानी में या फल के शौकीन हैं तो आपको ये इसका आंसर मालूम होना चाहिए कि ललित किसकी एक उत्तम किस्म है। और इसमें क्या दिया है? ऑप्शन आम, पपीता, संतरा और अमरूद, ये चारों फल हैं। और इन फलों में से ही किसी एक फल की उन्नत किस्म है ललित। आंसर हम लोग देखते हैं, ललित या एप्पल कलर रंग से चयनित, रंगों के आधार पर जो चयन किया जाता है उससे चयनित अमरूद की उत्तम प्रजाति है कौन? ललित। ललित अमरूद की उत्तम प्रजाति है और इसकी उत्पादकता भी अधिक है। कैसे पहचान होगा कि यह ललित है? तो अमरूद का रंग लाल आभायुक्त केसरिया पीला होता है और इसमें मिठास और अम्ल की उपयुक्त मात्रा पाई जाती है। और बड़ी चीज़ यह है कि इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। किसमें? अमरूद के ललित प्रजाति में। ललित प्रजाति का यदि अमरूद खाते हैं तो आपको इतने सारे लाभ मिलेंगे। कृषि कार्य में अब देखिए सीधे सीधे ट्रैक्टर पर आ जाइए, क्योंकि ट्रैक्टर हमारे लिए काफ़ी आम चीज़ हो गया है आज के खेती किसानी में। लेकिन प्रश्न यहाँ क्या है? कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? हमारे कानों को सुनने के लिए कितनी डीबी की, कितने डेसिबल की आवाज़ होनी चाहिए ट्रैक्टर में? यदि उससे ज़्यादा होगा तो हमारे लिए घातक होगा। ऑप्शन दिया है 90 डीबी, 100 डीबी, 120 डीबी और 150 डीबी। इसका उत्तर होगा 90 डीबी। क्यों? क्योंकि कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ पर्यावरण की ध्वनि प्रदूषण के दृष्टि से 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि 90 डेसिबल से होता है तो ध्वनि प्रदूषण की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग कब किया जाता है? पानी निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग कब किया जाता है? देखिए एकदम बिल्कुल ग्रामीण समाज से जुड़ा हुआ प्रश्न है और यदि आपने इस समाज को काफी गहराई से ऑब्जर्व किया है तो इसका कम से कम इसका आंसर तो आप दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार कर रहा हूं आपके क्वेश्चन का, जैसा पिछली बार हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन ऑप्शन मैं दे रहा था और आप लोग आंसर दे रहे थे। इस बार भी हम लोग देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन मैं पढ़ता हूं, आप लोग आंसर बताइए। जब पानी का स्रोत और निकास दोनों ज्यादा हो, जब पानी का निकास ज्यादा और स्रोत मंद हो, जब पानी का स्रोत और निकास दोनों मंद हो, और जब पानी का निकास मंद हो और स्रोत ज्यादा हो। इसको हम लोग देखेंगे। इसका आंसर है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग तब किया जाता है जब
पानी का निकास धीमे धीमे हो, मंद हो और पानी का स्रोत बहुत ज्यादा हो, उस समय हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग करते हैं और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही होगा। उदाहरण क्या है? सबमर्सिबल, सिंचाई की मोटर आदि। सबमर्सिबल को हम लोग नीचे डालते हैं, वह पानी का स्रोत ज्यादा है लेकिन उसका निकास जो है बड़ा धीमे होता है, जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही निकालता है, तो यहां हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में चावल तो खाते हैं, चावल से पहले जो धान होता है उसमें भूसी भी होती है। अब प्रश्न यहां पूछ रहा है कि धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है, धान में भूसी का प्रतिशत कितना होता है, कितना प्रतिशत भूसी होती है? ऑप्शन दिया है 10%, 15%, 20% और 35%। इसका आंसर हम लोग देख लें, आंसर होगा सी। धान में भूसी का वजन 20% होता है। पहले भूसी को या तो जला दिया जाता था या बंजर भूमि में फेंक दिया जाता था। भूसी का चूंकि उच्च कैलोरी मान होता है, इसका जो मान होता है ये काफी उच्च कैलोरी का होता है, इसलिए अक्षय के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर क्या होती है। सीधा सा प्रश्न यह है कि यदि चावल की खेती उत्तर प्रदेश, चूंकि उत्तर भारत की उत्तर पट्टी जो बोली जाती है, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां चावल की खेती, धान की खेती होती है तो यहाँ पर जो बीजारोपण होता है वो प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में होता है। तो यहां सीधे सीधे ये प्रश्न पूछ रहा है कि चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर क्या दर होनी चाहिए, क्या दर होती है। ऑप्शन दिया है 10 किग्रा, 15 किग्रा, 25 किग्रा और 30 किग्रा। जो लोग थोड़ा सा खेती किसानी में इंटरेस्टेड होंगे उनको इसका आंसर पता होगा, तो मैं कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आंसर दीजिए, अन्यथा हम पहुंच रहे हैं आंसर पे। इसका सही आंसर होगा बी, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चावल के उन्नत बीज का जो दर है वो क्या है, बीजारोपण का दर प्रति हेक्टेयर 15 किलोग्राम। अब थोड़ा सा बात कर लें धान के उन्नत प्रजातियों के विषय में, कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं। तो IET एक उन्नत प्रजाति, 9994, पूसा 667, ISDIG श्यामला, पूर्णिया, जवाहर और हीरा चावल के उन्नत किस्म के ये बीज हैं, चावल के ये उन्नत किस्म है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सरलता से उगाया जाता है। अब देखिए पूछ रहा है कि जो नीचे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन क्या है, खीरा, तरबूज, फली या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन ऑप्शन में कौन सा ऐसा फसल है, कौन सी ऐसी चीज है जो अम्लीय धरती पर भी सरलतापूर्वक उगाई जा सकती है। ऑप्शन ए खीरा, ऑप्शन बी फली, ऑप्शन सी तरबूज, ऑप्शन डी कुछ नहीं। इसका ऑप्शन हमने आपको बताया। अब आंसर हम लोग देख लें तो तरबूज, ऑप्शन सी सही होगा। तरबूज अम्लीय धरती पर सरलता से इसको उगाया जा सकता है, और यह भी कब कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और अम्लीय मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में फलों और सब्जियों को उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है। शुद्ध ग्रामीण क्वेश्चन से रिलेटेड, उसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हैं, और ग्रामीण परिवेश में कार्य कौन से होते हैं उनसे जुड़ा हुआ यह प्रश्न, सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा, अपने आसपास की चीजों को जानना पड़ेगा। प्रश्न है कि पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है। ऑप्शन है टमाटर, तरबूज, खरबूजा और खीरा। एक बार फिर मैं ऑप्शन पढ़ता हूं कि टमाटर, तरबूज, खरबूजा और खीरा ये ऑप्शन है, और प्रश्न है पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है। काफी समय मैंने आपको दिया, अब इसका आंसर मैं बता रहा हूं, आंसर होगा सी, पूसा रसराज खरबूजा की उन्नत किस्म है। अब थोड़ा सा जायद की अन्य फसलों को हम लोग देख लें तो कुकुरबिटा समूह में कौन कौन से हैं, इस समूह के सदस्य कौन कौन से हैं। कद्दू, तरबूज, करेला, परवल, खरबूजा, यह कुकुरबिटा समूह के सदस्य हैं। और खरबूजा की अन्य उन्नत बीज है हरा मधु। पूसा रसराज के अलावा हरा मधु भी खरबूजे की एक उन्नत किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेरफेर किससे की जाती है। देखिए सीधा सा प्रश्न यह आया कि
गेहूं यदि आपके पास है तो आप किस फसल से दूसरे से बदलेंगे? ऑप्शन दिया है धान, ईख, कपास, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए यहां दूसरे से बदलने का प्रश्न नहीं है, यहां गेहूं के फसल की हेरफेर किससे की जाती है? तो आपके खेत में यदि गेहूं बोया गया है तो फिर किस फसल, अब गेहूं के बाद कौन सी फसल आप बोएंगे? सीधा सा प्रश्न इसका यह है ऑप्शन देखने के बाद। धान, ईख, कपास या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बिल्कुल इजी है, आप मुझे भरोसा है कि आप इसका आंसर देंगे। इसका आंसर है ए यानी धान। उत्तर भारत में गेहूं के फसल के बाद जो हेर फेर होता है गेहूं और धान, धान और गेहूं, गेहूं धान, धान और गेहूं। लेकिन उत्तर भारत की परिभाषा क्या है इसको आपको समझना पड़ेगा कि उत्तर भारत की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश आदि ये कृषि क्षेत्र के उत्तर भारत की परिभाषा में आएंगे। और इस इतने प्रदेशों में गेहूं का हेरफेर धान से और धान का हेरफेर। थैंक यू। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्स पावर बराबर होता है, एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? ऑप्शन दिया है 700 वाट, 750 वाट, 746 वाट और 800 वाट। सीधा सा प्रश्न है कि जब ट्रैक्टर वगैरह या कोई भी गांव में इंजन वगैरह लेने के लिए जाता है तो पूछता है कि कितने हार्स पावर का। हार्स पावर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग भी छोटे थे तो हार्स पावर हमारे लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण था। तो यहां एक हार्स पावर का क्या तात्पर्य है? एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? ए 700 वाट, बी 746 वाट, सी 750 वाट और डी 800 वाट। थोड़ा सा ये क्वेश्चन उठ करके चला गया है साइंस में, लेकिन ग्रामीण समाज के आम बोलचाल की भाषा में हार्स पावर का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो ये जानना चाहता है कि आप अवेयर कितने हैं। तो यहाँ इसका आंसर हम लोग देख लें कि एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है और यह शक्ति का मात्रक है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? कूड़े से हरित ऊर्जा का जो निर्माण होता है, हरित ऊर्जा का मतलब कि कई तरीके के जैविक खाद वगैरह की भी बात यहाँ हो रही है। तो हरित ऊर्जा का संदर्भ वही है। तो हरित ऊर्जा के निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए दिया है उत्तर प्रदेश और पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब, झारखंड और उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश। चूंकि यहाँ जब हम लोग देख रहे हैं तो कृषि प्रधान ही है, चूंकि भारत ही पूरा का पूरा कृषि प्रधान है। लेकिन अब यहाँ कूड़े से हरित ऊर्जा के उत्पादन की बात हो रही है, निर्माण की बात हो रही है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन बी सही होगा। महाराष्ट्र और पंजाब अग्रणी राज्य हैं जो कूड़े से हरित ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसमें क्या क्या होता क्या है? कूड़े से हरित ऊर्जा का क्या होता है इसको हम लोग देख लें। इसमें किसानों के घास फूस भूसे आदि से बिजली बनाई जाती है हरित ऊर्जा से। हरित ऊर्जा का मतलब यही हुआ, इसे बायोमास मिशन में जहां पंजाब और महाराष्ट्र का उच्च स्थान है, वहीं अन्य राज्य भी इसमें योगदान दे रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्य भी बायोमास मिशन में साथ दे रहे हैं। और ये बायोमास मिशन क्या है? तो ये बायोमास मिशन है कूड़े से हरित ऊर्जा का निर्माण। कूड़ा किस तरीके का? तो किसानों का घास फूस भूसा आदि। ठीक है। और इस तरीके से प्राप्त ऊर्जा को हम नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में जानते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में हम इसको जानते हैं। किसको? कूड़े से उत्पादित हरित ऊर्जा। वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह, जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं, क्या नाम है ग्रह का? पृथ्वी। तो वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया है वो कितने वृक्षों का अनुमान लगाया पृथ्वी पर? 422 बिलियन, 3 ट्रिलियन, 400 बिलियन, कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तत्काल में करंट में, ये 5 साल पुराना क्वेश्चन है। 5 साल में गंगा में बहुत पानी बहा है, कई जागरूकता भी बढ़ी है, पर्यावरण को लेकर के पेड़ लगाए भी गए हैं। तो इसका एक अनुमान हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। डीकोड एग्जाम के चैनल पे इकोलॉजी का वीडियो जब आप उठा करके देखेंगे तो उसमें आपको इसका पूरा का पूरा आंकड़ा मिल जाएगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भी इसका आंकड़ा आपको मिलेगा। तो वैज्ञानिकों के अनुमान से लगभग 3 ट्रिलियन वृक्ष पृथ्वी ग्रह पर पाए जाते हैं। और यह सर्वेक्षण जो हुआ वो येल विश्वविद्यालय से क्राउथर और उनके सहयोगियों द्वारा बनाई गई सर्वेक्षण की रिपोर्ट, और येल
विश्वविद्यालय के क्राउथर और उनके सहयोगियों ने जो रिपोर्ट दिया उसमें उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर 3 ट्रिलियन वृक्ष पाए जाते हैं और चूंकि यह वृक्ष प्रति व्यक्ति 420, एक व्यक्ति पर 420 वृक्ष का अनुमान उन्होंने लगाया। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है। सीधा सा प्रश्न यह है कि ग्रामीण समाज में, ग्रामीण परिवार में, पूरे भारत की यदि बात की जाए, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के रसोई में परंपरागत लकड़ी और गोबर के उपले से खाना बनाया जाता है। प्रतिशत दिया है 71%, 75%, 80%, 85%, यानी कि बहुत कम होगा तो भी 71% से कम नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अभी भी हमारे यहाँ परंपरागत ईंधन का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप हमें निश्चित बताइए। साथ साथ चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। आपकी तैयारी आपको स्वयं बताएगी कि आप कहाँ खड़े हैं इस महासमर में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका आंसर लेने की कोशिश करते हैं। तो 85% ग्रामीण परिवार के रसोई में आज भी परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है कि जब 85% परिवारों में 85% परिवारों के रसोई में, देखिए क्वेश्चन को बदल दिया गया कि 85% परिवारों के रसोई में यदि परंपरागत ईंधन का प्रयोग होता है तो कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। जो विद्यार्थी पहले रहे होंगे, ये गैस के युग से पहले तो स्टोव पर खाना बनाया जाता था मिट्टी का तेल डाल करके। कई परिवारों में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ सीधा सा प्रश्न यह है कि मिट्टी के तेल यानी केरोसिन के तेल से खाना बनाया जाता है। ऐसे कितने परिवार, कितने प्रतिशत परिवार है? ऑप्शन दिया है 1%, 4%, 7% और 13%। इसका आंसर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर है ए, 1% ग्रामीण परिवारों की रसोई में केरोसिन के तेल से, मिट्टी के तेल से खाना बनता है। और यह रिपोर्ट नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने प्रकाशित की और उसके द्वारा यह बताया गया। इसका मतलब यह है कि 85% परंपरागत और 1% मिट्टी का तेल, बचा कितना 14% अन्य स्रोत में अब तो इंडक्शन भी हो गए, है ना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? जाबो एक तरीका है, जैसे झूम खेती एक तरीका है, तो ऐसे ही जाबो एक तरीका है। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? जगह दिया गया है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। आंसर इसका हम लोग देखेंगे कि जाबो ग्रामीण खेती है, इसमें चावल की खेती की जाती है और यह नागालैंड की अगांगी जनजाति में काफी महत्वपूर्ण स्वदेशी कृषि प्रणाली प्रचलित है। जाबो कहाँ होता है? नागालैंड में। कौन करता है? नागालैंड की अगांगी जनजाति करती है। और होता क्या है इसमें? तो चावल की खेती परंपरागत तरीके से यह कृषि प्रणाली है, स्वदेशी कृषि प्रणाली है। कहाँ? नागालैंड में। किसके द्वारा? अगांगी जनजाति के द्वारा। किसकी खेती? चावल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? इसका ऑप्शन केवल पढ़ूंगा, आंसर नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन एक बार फिर से। निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? जुताई के प्राथमिक उपकरण, खेती की शुरुआत जुताई से होती है, मिट्टी बनाने से लेकर के फसल कटाई तक का सारा प्रोसेस, सारी प्रक्रिया कृषि के अंतर्गत आती है। तो जुताई प्राथमिक क्रिया। तो जुताई का जो प्राथमिक उपकरण है वो कौन कौन से उपकरण के नाम मैं बताता हूं, आंसर आप बताएंगे। मोल्ड बोर्ड हल और डिस्क हैरो, डिस्क हैरो और कल्टीवेटर, मोल्ड बोर्ड हल और मृदा कुदाल, सब साइलर। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अरे भाई, इसका आंसर डी है।
जब सीधे सीधे बात यहाँ मृदा कुदाल की कर रहा है तो कुदाल तो प्राथमिक उपकरण है ना भाई, हर जगह ट्रैक्टर लेकर के आदमी जाएगा। कुदाल है ना प्राथमिक उपकरण, पहले मिट्टी की जुताई या खुदाई उसी से न करेगा। तो प्राथमिक उपकरण मोल्ड, बोर्ड, हल और मृदा कुदाल है मिट्टी खलने और ढीला रखने के इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को हल के रूप में जाना जाता है। मिट्टी को खोदने और मिट्टी को ढीला करने के लिए, यानी मिट्टी खोदने के बाद उसको जो फोड़ते हैं, ढीला करने वाले को हम लोग हल के रूप में ही, कोई भी उपकरण प्रयोग करेंगे वो हल के ही रूप में हम उसको जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सिंचाई के लिए। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है। मितव्ययिता का मतलब यह है कि जल का प्रयोग कम से कम हो, लेकिन हमारी कम जल के प्रयोग के बावजूद सिंचाई का आवश्यक निदान हम कर सकें। आवश्यक रूप से जो सिंचाई की जरूरत हमारे पौधे को जितना पानी चाहिए, जितनी सिंचाई चाहिए, उतना पानी देने के बाद मतलब केवल उतनी ही जरूरत हो और व्यर्थ में पानी का नुकसान न हो, तो वो कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है जो हमारे जल के मितव्ययिता में काम करेगी। ऑप्शन दिया है स्प्रिंकलर, ड्रिप प्रणाली, फरो प्रणाली, चेक बेसिन प्रणाली। ठीक है, इसका आंसर होगा आंसर बी, सिंचाई में जल प्रयोग की मितव्ययी प्रणाली ड्रिप प्रणाली कहलाती है। और इस विधि के प्रयोग से खाद और पानी की भी बचत होती है और पानी सीधे जड़ों में पहुंचता है और इससे उर्वरक और पोषक तत्वों की कम आवश्यकता होती है और पानी की खपत भी कम होती है, पानी इधर उधर नहीं फैलता है। अब सीधा सा प्रश्न यह है कि किस तरीके की मिट्टी का सर्वाधिक कटाव होता है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। मृदा अपर्दन से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। बलुई मिट्टी, सिल्टी मिट्टी, मटियार मिट्टी या उपर्युक्त सभी। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं कि यदि आप ऐसी जगह बैठे हों जहां थोड़ा सा तेज हवा चले, या आप बालू के टीले के पास यदि बैठे हो थोड़ा सा तेज हवा चले तो क्या होगा, परिणाम यह अपर्दन होता है, मृदा अपर्दन होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, प्रश्न है कि मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। ऑप्शन है बलुई मिट्टी, सिल्टी मिट्टी, मटियार मिट्टी या उपर्युक्त सभी मिट्टी में। कटाव तो सभी मिट्टी में होता है, लेकिन सर्वाधिक कटाव किस मिट्टी में होता है, इसका आंसर जल्दी बताएं आप लोग। इसका आंसर होगा बलुई मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है, क्योंकि बलुई मिट्टी को पौधों की जड़ें भी बांध नहीं पाती हैं और वायु के कारण भी यह उड़ जाती है। वर्षा में तो यह मिट्टी बह जाती है। आगे है भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है। चूंकि भारत नदियों का देश है, 4000 से अधिक नदियां भारत में है, बावजूद इसके प्रश्न ये है कि भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है। प्रश्न है 45%, 55%, 50% या 60%। 45, 50, 55 या 60 क्या सही उत्तर होगा। इसका उत्तर हम लोग देखते हैं कि उत्तर होगा सी, भारत में कुल सिंचित एरिया 55% है। भारत में कुआं व नलकूप से सिंचाई 55.9% है। भारत में नहर से सिंचाई 31.4%, भारत में तालाब से सिंचाई 6.1%, अन्य स्रोत से सिंचाई 6.6% है। और भारत में 37% कुल सिंचित क्षेत्र बड़ी परियोजनाओं से होता है। भारत में 63% कुल सिंचित क्षेत्र का 63% छोटी परियोजनाओं से होता है। मतलब यदि भारत में यह सिंचाई का मापक है 55%, तो इस 55% में 37% एरिया, 55% को हम 100% मान लें तो ये पूरा सिंचित क्षेत्र हो गया। तो इसमें जो 37% एरिया है वो बड़ी परियोजनाओं से और 63% छोटी परियोजनाओं से सिंचित होता है। ये क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है। इस प्रदेश का सीधा सा प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में जो जमीन की भू की पैमाइश होती है, जमीन की जो पैमाइश होती है, गांव में पंच या कोई बुजुर्ग के नेतृत्व में भी पैमाइश होती है, तो वो मापक क्या है, वो मात्रक क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। और ये प्रचलित कौन सी है, तो 20 का 84, 1 बिस्वासी यानी 20 धूर का 1 बिस्सा, 20 बिस्वासी 10 बिस्वा और 20 बिस्वासी 1 बीघा और 1 बीघा बराबर ये 55 गुणे 55 वर्ग गज। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें कौन सा सही लग रहा है। मुझे लगता है कि ये तो 20 कचवासी बराबर 1 बिस्वासी, ये तो ठीक ही है, लेकिन 20 बिस्वा बराबर 10 बिस्वा ये कहाँ से हो सकता है।
या तो 20 बिस्वा बराबर 20 बिस्वा होना चाहिए, 20 बिस्वा बराबर 10 बिस्वा कैसे होगा? तो ऑप्शन सी कह रहा है कि नहीं नहीं 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑप्शन बी अपना आंसर खुद दे करके पिटे कि भैया देख लो, उधर 20 है इधर 10 और दोनों को बराबर कर दिया गया। तो प्रश्न क्या है कि इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा, ऑप्शन डी भी सही है। मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन बी मैच नहीं कर रहा है, और नीचे इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? वार्षिक क्रम, फसल का जो वार्षिक चक्र होता है और वार्षिक क्रम जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है फसल रोपण सूचकांक, फसल रोपण प्रभाव, फसल रोपण विधि, फसल रोपण अनुक्रम। क्या है? फसल रोपण सूचकांक, फसल रोपण प्रभाव, फसल रोपण विधि और फसल रोपण अनुक्रम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न को देखिए, आंसर आपको मिल जाएगा। वार्षिक क्रम और वर्षांतर, एक क्रम में हर किसान अपने फसल का एक क्रम बना करके रखता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद ये, जैसे धान गेहूं, गेहूं धान, धान गेहूं, एक क्रम बना रहता है। तो ये कहाँ सटीक हो रहा है? फसल रोपण सूचकांक में, कि फसल रोपण प्रभाव में, कि फसल रोपण विधि में, या फसल रोपण अनुक्रम में? मुझे लगता है कि आंसर अब आपके पास हो गया होगा। आंसर मुझे बताएं, तब तक हम लोग आंसर देख लें। आंसर डी, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल अनुक्रम है। और फसल अनुक्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है, थोड़ा सा फसलों के विषय में हम लोग जान ले। जो फसल मानसून के वक्त आए, खरीफ फसल कहते हैं, जैसे चावल, बाजरा, कपास, मूंगफली आदि। और जो फसल मानसून के बाद आए उसे रबी फसल कहते हैं, जैसे गेहूं और ज्वार। जो मानसून के समय जिस फसल की खेती होती है उसे हम क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। और मानसून के बाद जिसकी होती है खेती उसको हम रबी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी कृषि पर ही निर्भर है, तो जाहिर सी बात है कि कृषि बड़े पैमाने पर होगी। तो यहाँ सीधा प्रश्न कर रहा है कि प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? कृषि से जो कूड़ा निष्कासित होता है या खरपतवार जो निकलता है वो कितना निकलता है? ऑप्शन दिया है 250 मिलियन टन, ऑप्शन बी 300 मिलियन टन, ऑप्शन सी 350 मिलियन टन, ऑप्शन डी 400 मिलियन टन। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 350 मिलियन टन कृषि का कूड़ा और खरपतवार प्रतिवर्ष भारत में निकलता है। 350 मिलियन प्रतिवर्ष कृषि कूड़ा निकलता है और 4.4 मिलियन खतरनाक कूड़ा प्रतिवर्ष निकलता है। 350 मिलियन टन तो ठीक है, इसमें भी 4.4 मिलियन खतरनाक कूड़ा और खरपतवार निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या है। भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या पूछ रहा है। सीधा सीधा यहां हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए 2,12,585, ऑप्शन बी 2,39,582, ऑप्शन डी 2,40,202 और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक, हमने ये देखा, क्वेश्चन हमने देखा, ऑप्शन हम लोगों ने देखा, और मैं इसलिए रुका था कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे ऑप्शन का आंसर बताएंगे, साथ साथ चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। ऑप्शन सी, भारत में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 2,40,202 है। लगभग 2.5 लाख ग्राम, 2,50,000 ग्राम पंचायतें स्थानीय स्वशासन संगठन के अंतर्गत पंचायती राज में आती हैं। ये हमने इसको जाना। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि भारत में कुल वन क्षेत्र कितने हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट की अभी 2019 में जो नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार उस पर एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई, उस पर एक वीडियो बनाया गया यूट्यूब, ये डिकोड एग्जाम के द्वारा प्लेलिस्ट में जा करके आप उसको देख सकते हैं। इकोलॉजी वाले, पर्यावरण वाले में है। पर्यावरण का जब प्लेलिस्ट आप खोलेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, और काफ़ी व्यापक तरीके से इस बिंदु पर चर्चा की गई है। तो अब पुनः वापस अपने क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि भारत में कुल वन क्षेत्र कितने हैं। एरिया किलोमीटर में पूछा है। पहला
ऑप्शन है 7,69,538 वर्ग किलोमीटर, 7,68,538 वर्ग किलोमीटर, 6,66,538 वर्ग किलोमीटर, और अंत में दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारत में कुल वन क्षेत्र 7,69,538 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र हैं। चूंकि देखिए मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये आंकड़ा 2015 के अनुसार है। अभी 2020 में जो रिपोर्ट आई है उस पर वीडियो बनाया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, अब जा करके ये उस समय का आंसर जो ऑप्शन में दिया था तो उस समय के ऑप्शन के अनुसार सही आंसर दिया गया है। लेकिन आपको विशेष रूप से जानना हो तो आप प्लेलिस्ट खोलेंगे डिकोड एग्जाम के इस चैनल पर, और आप वहां जाएंगे तो आपको पर्यावरण का प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आप IFSR की रिपोर्ट को आप देखेंगे, जिस पर एक वीडियो तैयार किया गया था। दिवाकर सर ने बहुत बढ़िया से पर्यावरण पढ़ाया, इकोलॉजी बहुत बढ़िया पढ़ाया है आपने, ठीक है। आप वहां जाकर के इसके विषय में अपडेट हो जाइए, आप नई सूचना रखिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि वन क्षेत्र आया है तो कहीं ना कहीं वन क्षेत्र से क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है। क्लियर? इसलिए मैंने बोला अब इसको जाकर के देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे अब, कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? कुल खेती क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन ए वर्ष में सकल खेती करने योग्य क्षेत्र, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, एक साल में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, तथा वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, और अंत में ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। दो तरीके से 3 ऑप्शन दिया है। पहला ये कि वर्ष में पूरा खेती करने योग्य, जहां खेती किया गया है पूरा। दूसरा ये दिया कि शुद्ध खेती किया गया वह क्षेत्र, जिसमें केवल खेती की गई वही क्षेत्र माना जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार खेती करके छोड़ दिया तो वो भी माना जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि नहीं, पूरा शुद्ध खेती किया गया एरिया, और उसके साथ साथ वह एरिया जिसमें एक बार से 1-2 बार खेती की गई फिर छोड़ दी गई, वो भी कुल खेती क्षेत्र से। इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कि कुल खेती क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र और वह क्षेत्र जिस पर एक बार से अधिक खेती की गई हो, ये दोनों क्षेत्र किसमें आएंगे? कुल खेती क्षेत्र में आएंगे। तो अब भारत में कुल भू क्षेत्र कितना है? 329 मिलियन हेक्टेयर है कुल क्षेत्र, और इसमें इसका कुल सिंचित एरिया के कितना है? 6.65.3 मिलियन हेक्टेयर ही इसका सिंचित एरिया है। किसका? कुल भू क्षेत्र का। भारत का कुल भू क्षेत्र 329 मिलियन हेक्टेयर है, और इस 329 मिलियन हेक्टेयर में 65.3 मिलियन हेक्टेयर ही सिंचित एरिया है। क्लियर? यहां से हमने जाना कुल खेती क्षेत्र का अर्थ, भारत का कुल भूभाग और कुल सिंचित एरिया हमने यहां से जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? रूट क्रॉप नहीं है तो इसमें सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है, आलू, शकरकंद, चुकंदर और ईख। आलू रूट है, शकरकंद भी रूट है, चुकंदर भी रूट है, लेकिन ईख जो है ये रूट क्रॉप। इसका तो तना लेते हैं ना, तना खाते हैं, तो ये तो सीधा सीधा इंडिकेट कर दिया, इसका आंसर यही दे दिया। कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हैं। ऐसा चलना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा। कई लोग ऐसे भी होंगे जो क्वेश्चन की गहराई, कई नए बच्चे ऐसे होंगे जो क्वेश्चन की गहराई नहीं समझ रहे होंगे, उनके सामने कठिनाइयाँ होंगी। तो जब ये क्वेश्चन देखेंगे आपका आत्मविश्वास वापस आ जाएगा। ठीक है, पुनः तैयारी में लग जाएंगे। और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गेहूं में प्रोटीन का स्तर कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? हम लोगों ने देखा था कि गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है। तो अब सीधा सा प्रश्न है कि ग्लूटीन एक प्रोटीन है, तो गेहूं में ये कितना प्रतिशत पाया जाता है? 12%, 45%, 30% या 25%? प्रोटीन कितना प्रतिशत गेहूं में? इसका आंसर है कि आंसर ए, गेहूं में 12% प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं ट्रिटिकम प्रजाति में आता है। गेहूं किस प्रजाति में आता है?
ट्रिटिकम प्रजाति में आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? परिक्षेत्रीय मृदा, क्या हम लोग परिक्षेत्रीय मृदा को जान रहे हैं? यदि परिक्षेत्रीय मृदा को हम लोग जान रहे हैं तो परिक्षेत्रीय मृदा के अन्य नामों को भी हम लोग जानेंगे। तो परिक्षेत्रीय मृदा में शायद ऑप्शन आप देखें तो आपको याद आ जाए कि ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा, अलुवियल मृदा और उपर्युक्त सभी, इन तीनों को परिक्षेत्रीय मृदा कहा जाता है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं और इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। इसका आंसर होगा डी, यानी कि जो चारों दिया था वो सही है। तो ये किस आधार पर सही है तो हमें जानना होगा। परिक्षेत्रीय मृदा, तो पहले हम ये जान लें कि परिक्षेत्रीय मृदा क्या कहलाती है। तो जहाँ पर वहाँ के वातावरण के अनुसार प्रभाव पड़ता हो, अर्थात क्षेत्रीय मानसून या क्षेत्रीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है, उसे क्षेत्रीय मृदा या परिक्षेत्रीय मृदा कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ट्रांसपोर्टेड हो, ड्रिफ्ट हो, एलुवियल हो, ये सभी क्षेत्रीय मृदा हैं और इस पर वहाँ की जलवायु या क्षेत्रीय मानसून का प्रभाव क्या होता है? पड़ता है। क्लियर। तो इस व्याख्या के हिसाब से हमारा आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एनपीके एक तरीके के खाद का इस्तेमाल इस समय डाई अमोनियम, ये डीएपी की जगह पे अब ज़्यादा चलन में आ गया है एनपीके। तो एनपीके के किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? एनपीके का जो प्रयोग होगा उसकी संस्तुति, उसका जो प्रयोग है उसका परसेंटेज, उसका रेशियो क्या होगा? सीधे सीधे तो एनपीके का मतलब ये हुआ, एनपीके का मतलब पहले हम लोग जान लें और यहाँ ऑप्शन हम लोग देख लें कि ए 6 संबंधे 3 संबंधे 1, 4 संबंधे 2 संबंधे 1, ये बी ऑप्शन। ऑप्शन सी दिया है 4 संबंधे 3 संबंधे 1 और डी दिया है 4 संबंधे 2 संबंधे 2। तो एनपीके का पहले तो मतलब हम लोग जान लें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिल करके इसको एनपीके कहा गया है और इसका प्रयोग जो हम करते हैं उसका जो अनुपात होता है वो 4 नाइट्रोजन होगा, 2 फास्फोरस होगा और 2 पोटेशियम होगा। तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो ये ऑप्शन डी हमारा आता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारे ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड और हमारे आस, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कुछ जटिल नहीं है, रॉकेट साइंस का क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसानी से हमारे आसपास की चीज़ों को इसमें उठा करके हमसे पूछा गया है। ठीक है। ग्रामीण समाज के क्वेश्चन की हम लोग बात करें, ग्रामीण समाज को हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये प्रश्न है कि पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? प्रश्न है बैगन, फूल गोभी, टमाटर और बंद गोभी। देखिए, उन्नत किस्म की जो फसलें हैं, अन्य फसलों की, हम लोगों ने चावल को देखा, हम लोग गेहूं को देखे, हम लोग खरबूजे को देखे, अब हम लोग सब्जियों पर आ गए। तो खाद्यान्न, फल, फूल, चूंकि फल के भी विषय में, अमरूद और आम के भी विषय में हम लोगों ने देखा था, तो खाद्यान्न, फल और फूल के बाद यहाँ सब्जियों के भी विषय में हमें जानकारी रखनी चाहिए कि यहाँ से भी प्रश्न हमारे आते हैं। तो इसका अब थोड़ा सा वापस प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। मुझे लगा कि आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे कि पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? बैगन, टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी। इसका सही आंसर है कि पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है, जिसे भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित किया गया। और इसकी खासियत क्या है कि यह जल्दी पकने वाले प्रजाति का टमाटर है और टमाटर की अन्य प्रजातियों में पूसा अर्ली ट्राफ, पूसा लाल, पूसा रूबी, प्लम और सियोक्स है। कौन कौन सी टमाटर की अन्य प्रजाति? पूसा अर्ली ट्राफ, पूसा लाल, पूसा रूबी का प्रश्न ही था, प्लम और सियोक्स इसकी टमाटर की अन्य प्रजातियां हैं। और इसे किसने विकसित किया? तो भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली द्वारा यह विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक थ्रेसर द्वारा, थ्रेसिंग होती है गांव में, तो सीधे सीधे थ्रेसर पर उपकरणों का जो परिणाम होता है उस पर प्रश्न पूछ रहा है कि चूंकि फसल कटेगी तो कैसे जाएगी? दाना निकालना पड़ेगा ना, हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग तो होगी, दाना निकालना पड़ेगा। तो यहाँ सीधा सा प्रश्न यह है कि एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है
एक थ्रेसर द्वारा दानों का सबसे ज्यादा नुकसान किस कंडीशन में होता है? इस प्रश्न का सीधा मतलब यह है, ऑप्शन हम लोग देखेंगे, यदि थ्रेसर की गति तेज हो, यदि थ्रेसर की गति मंद हो, या पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो, थोड़ा सा कम यदि थ्रेसर में डालेंगे तो भी नुकसान का एक ऑप्शन इसमें दे रहा है, और डी दे रहा है कि दाना निकालने की गति अधिक हो, यदि थ्रेसर के दाना निकालने की गति अधिक होगी तो भी। यानी 4 ऑप्शन ये दिया है, इसमें सही आंसर इसको चाहिए। आप लोग ग्रामीण समाज की तैयारी कर रहे हैं, आपको इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। मैं वेट कर रहा हूं कमेंट बॉक्स। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। इसका सही आंसर है ए कि थ्रेसर द्वारा अनाजों का सर्वाधिक नुकसान तब होता है जब थ्रेसर के चलने की गति अधिक हो, क्योंकि उस समय थ्रेसर के अंदर उच्च वायु दाब निर्मित होता है, और अधिक गति होने के कारण उच्च वायु दाब जब निर्मित होता है तो जो अनाज के हल्के दाने हैं वो थ्रेसर में घूमने लगते हैं हवा के साथ, और जब ये घूमने लगते हैं तो लोहे के जो कटर लगे रहते हैं उस कटर से ये टुकड़ों में बट जाते हैं, परिणाम स्वरूप ये हवा के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ हमारा जो रेशियो होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। और सबसे अधिक दाने का नुकसान इसी समय होता है जब थ्रेसर की गति काफी तेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है? दीमक से सभी लोग परिचित होंगे। दीमक केवल ये बाह्य जगत में ही नहीं लगता, दीमक आपके आत्मविश्वास में भी लग जाता है। तो पहले तो हाँ, पहले इस दीमक के विषय में हम लोग जान लें जिस दीमक का प्रश्न किया जा रहा है। आपका दीमक इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर के क्लास में कमेंट करने से आपका दीमक मरेगा। आपके दीमक का इलाज ये है, लेकिन फिलहाल इस दीमक का क्या है कि इस दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है रोगार, मोनोक्रोटोफस, एंडोसल्फास, क्लोरपाइरीफास। ये 4 ऑप्शन है, रोगार है कि मोनोक्रोटोफस है कि एंडोसल्फास है कि क्लोरपाइरीफास। दीमक को नष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो खैर दीमक से बचने के लिए सबके घरों में प्रयोग होता है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि इसका कौन सा रसायन है। मोनोक्रोटोफस दीमक को नष्ट करने का सबसे उत्तम रसायन है। दीमक से चूंकि वस्तुओं को नष्ट होने का खतरा रहता है तो दीमक से बचाने के लिए मोनोक्रोटोफास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कटाई परीक्षण। फसल की जो कटाई होती है, देखिए एकदम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है, ये किस लिए किया जाता है? सीधा सा प्रश्न ये है कि यदि आप क्रॉप कटिंग के बारे में जानते हैं तो आप ये बताएं कि ये किस लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया है कि यह प्रदर्शित करने के लिए कि फसल की कटाई कितनी कुशलता से की जा सकती है। प्रश्न है, प्रश्न के ऑप्शन में है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। उपज का अनुमान लगाने के लिए, फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए, और उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो है ये किस लिए किया जाता है कि फसल की कटाई में कुशलता को प्रदर्शित किया जाता है, कि उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, या फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए किया जाता है, या सबके लिए किया जाता है? तो आंसर बी होगा कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट फसल कटाई का परीक्षण उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। एक निश्चित एरिया का, किसी बड़े क्षेत्र में या 1 हेक्टेयर में एक निश्चित छोटी सी जगह से फसल काट करके उसको देखा जाता है कि यहाँ पर इस इतने बड़े एरिया में यदि ये निकल रहा है तो रेशियो क्या है, हमारे उपज का, हमारे उत्पादन का क्या रेशियो होगा। यही फसल कटाई परीक्षण का मुख्य प्रयोजन होता है। अब सीधा सा प्रश्न यह है कि अब आ गया कि उत्पादकता से कि किस चीज की उत्पादकता कहाँ सबसे ज्यादा होती है। पहला प्रश्न है उत्पादकता से रिलेटेड कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन दिया है फतेहपुर, मिर्जापुर, बाराबंकी और प्रतापगढ़। सही आंसर है डी, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ नामक जिले में होता है। और चूंकि आंवले में कौन सा तत्व पाया जाता है, आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? देखिए अब प्रोफेशन पे बात आ गई, अब प्रोफेशन पे बात आ गई कि अब आप इसके बारे में भी जानें
खसरा खतौनी कौन तैयार करता है, आगे ये भी पूछ सकता है कि खसरा खतौनी का मुख्य उद्देश्य क्या है, खसरा खतौनी में कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है। इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न को पूछने का सीधा सा मतलब यह है कि आपको खसरा और खतौनी के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि यह कौन तैयार करता है, इसका कार्य क्या है, इसमें कौन कौन से तथ्य निहित होते हैं और इसको प्राप्त करने के उपाय क्या क्या है और यह किसको प्रदान किए जाते हैं। ये 5 टॉपिक आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए तहसीलदार, ऑप्शन बी उप विभागीय मजिस्ट्रेट या एसडीएम, कानूनगो या लेखपाल या पटवारी। ये 4 ऑप्शन दिए खसरा खतौनी को तैयार कराने से संबंधित। इसका आंसर हम लोग देखेंगे, आंसर होगा आंसर डी, खसरा और खतौनी को पटवारी तैयार करता है। खसरा और खतौनी में होता क्या है, तो जमीन या खेतों या कृषि भूमि का वैधानिक दस्तावेज है, वैधानिक दस्तावेज है जिसमें कि खेतों से रिलेटेड या कृषि भूमि से रिलेटेड सारे विवरण उसमें मिलते हैं और जो भूमि और फसल का विवरण देने के लिए रखा जाता है। इसमें एक तो यह वैधानिक दस्तावेज है, पटवारी इसको तैयार करता है और इसमें भूमि और फसल का विवरण भी लिखा रहता है, दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आज ग्रामीण समाज और विकास के 40 क्वेश्चन में से कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। हम लोग उसकी व्याख्या को देखे, हम लोग उसके ऑप्शन को देखे। व्याख्या से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था हमारे लिए, ये जानना जरूरी था कि नेचर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है, क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हमें जवाब कैसे देना है। इस पर हम लोगों ने अभ्यास किया, आप लोगों का साथ बढ़िया रहा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बहुत।